दोस्तों नमस्कार। एक के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए सब कुछ है, और दूसरे के पास पहले से ही सब कुछ है लेकिन वह कुछ भी गंवाना चाहती नहीं है। यह कहानी है उन 59 सीटों की जिस पर तीसरे चरण यानी कल वोटिंग होनी है। और यह वोटिंग उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वोटिंग किसी एक इलाके को परिभाषित नहीं करती है। दरअसल इसके दायरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले भी आते हैं, इसके दायरे में बुंदेलखंड का समूचा इलाका आता है, इसके दायरे में मध्य उत्तर प्रदेश कहिए या फिर अवध का इलाका कहिए वह भी आता है, और इसी इलाके के भीतर में यादव बेल्ट भी आती है। अपने अपने तरीके से अपनी अपने जातीय समीकरण के आश्रय एक ऐसी परिस्थिति इस 59 सीटों पर अटकी पड़ी है जहां पर कोई बहुत बड़े मुद्दे कहीं नहीं है। इन जगहों पर एक ही दृष्टि है कि सत्ता में जो आएगा उसके साथ हम खड़े हैं और उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसीलिए दूसरे के साथ हम खड़े हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इन 59 सीटों का आकलन शायद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में किस किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे किस तरीके से वहां को प्रभावित कर सकते हैं, तो शायद समझिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले इसके दायरे में आते हैं: फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस। दूसरी तरफ अवध के हिस्से में आइएगा तो कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा। जब बुंदेलखंड में आइएगा तो झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट सभी इसके दायरे में आते हैं। लेकिन जैसे ही आप यादव बेल्ट का जिक्र कीजिएगा तो आपके जहन में मैनपुरी, एटा, कासगंज, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया यह सब कुछ रेंगने लगेगा। तो आपको कैसे चीजें परिभाषित करनी है, यह दरअसल सीट दर सीट परिस्थितियों को इसलिए इस तीसरे चरण में समझने की जरूरत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बार बार अखिलेश यादव को घेरा है, तो उनके अपने 2012 से 2017 के बीच की गवर्नेंस को लेकर लगातार कहा गया कि उस समय जो राज था वो गुंडा राज था, उस समय दंगाई थे। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस पर नाक कान आंख इलेक्शन कमीशन ने भी बंद कर लिया, क्योंकि कहीं ये वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है क्या, क्योंकि यहां पर मुस्लिम मायने नहीं रखते हैं, यानी वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू वोट बैंक के आश्रय हो जाएगा, यह इस इलाके में संभव ही नहीं है। क्योंकि यादव बेल्ट में भी मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर भी ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव को चाहिए। तो इन सीटों पर सबसे पहले हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है जिन बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ अपनी गवर्नेंस, अपनी पुलिस, अपने रुतबे, अपने बुलडोजर को लेकर करते हैं, हमें लगता है शुरुआत आज उस एक सीट से होनी चाहिए जो सीट शायद बहुत तरीके से यादव बेल्ट को भी परिभाषित करे, योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस को लेकर भी परिभाषित करे। और इसकी शुरुआत हमें लगता है बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये कन्नौज की सीट। कन्नौज की सीट आपके जहन में आते ही आप इत्र महसूस करने लगेंगे जब समाजवादी पार्टी के इत्र का जिक्र होता है। लेकिन इस काल में हर किसी ने देखा है कि गवर्नेंस के साथ किस तरीके से पुलिस प्रशासन लग जाता है कि सत्ता के हम नजदीक आ जाएं। लेकिन सत्ता ने एक नायाब प्रयोग इस दौर में बाखूबी किया है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक किया गया है, और लखनऊ में जो किया गया है कासगंज उसकी पहचान है, क्योंकि इत्र का पूरे मामले को लेकर करप्शन से जोड़ा गया, छापे मारे गए। छापों को मारने के दौरान इस बात का जिक्र भी हुआ कि दरअसल इत्र कारोबार में कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। शायद इसीलिए यह सवाल अपने आप में धीरे धीरे कहीं ज्यादा बड़ा होता चला गया कि वहां पर कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी के लगातार जीतने वाले विधायक अनिल दोहरे हैं, उनके सामने खड़ा किसे किया जाए। किसी पॉलिटिकल नेता को सामने नहीं लाया गया, बल्कि एक आईएएस को सामने ले आया गया, उनको वीआरएस दिया गया, उनको टिकट दी गई, और उनकी पहचान अपने तौर पर समाजवादी पार्टी के जो भी अपने तौर पर पहचान लिए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो व्यापारी थे, उन पर छापे मारने की प्रक्रिया में इस शख्स को असीम अरुण को सामने लाया गया। असीम अरुण दलित हैं। दोहरे को लेकर जब सामने लाया गया तो वहां बनवारी लाल दोहरे सोच रहे थे बीजेपी की तरफ से कि हमें टिकट मिल जाएगा, उनको टिकट मिला नहीं। इसलिए उनके सामने यह सवाल था कि कैसे एक नया शख्स आएगा जिसकी अपनी पहचान बड़ी है, उस पहचान के आश्रय क्या बीजेपी जीत दिला देगी।
दूसरा सवाल यह था कि इस इलाके में जो छापा मार रहा है था और इन इलाकों में जो अपने तौर पर गवर्नेंस की पहचान पुलिस के आश्रय योगी आदित्यनाथ दे रहे थे, क्या यह मैसेज तो नहीं चला जाएगा या मैसेज चला तो नहीं गया है कि दरअसल जो पुलिस वाला सरकार के साथ है, जो नौकरशाह सरकार के साथ है, उसको कल टिकट मिल जाएगा, वह चुनाव लड़ ले। यह सवाल भी वोटरों के भीतर लगातार घूम रहा है कि क्या वाकई पुलिस और प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारी जिनकी पहचान राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर हो जाती है, कहीं वह आने वाले वक्त में उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो नहीं बन जाएंगे? तो ऐसे नेताओं को जिताया जाए या ना जिताया जाए, यह सवाल कन्नौज सदर सीट पे बाखूबी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि यह अपने तौर पर कानपुर के कमिश्नर रहे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जो आतंक विरोधी दस्ते के जो पूर्व प्रमुख असीम अरुण थे, उनको जिस तेजी के साथ वीआरएस दिलाया गया और जिस तेजी के साथ लाया गया, वह उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे इलाके में जो अगर नॉन यादवों को आप माइनस भी कर दें तो मौर्य, बढ़ई, बिरादरी, कुर्मी, इनकी मौजूदगी है। मुस्लिमों की तादाद यहाँ पे लगभग 18 से 20% के बीच है, उसके बाद यादव आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल कास्ट की मौजूदगी यहाँ पर है। इसीलिए असीम अरुण को लेकर आया गया, सिस्टमेटिक तरीके से लाया गया कि यह मैनेज कर लेंगे। सवाल यह था कि एक दलित नेता को एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखे, बीजेपी के साथ खड़े होकर आने वाले वक्त में उनके अनुकूल हो जाएगा यह देखे, या फिर विपक्ष को वो धराशायी करने की परिस्थितियां पैदा कर देगा यह देखे। वह देखे तो क्या देखे, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेड्यूल कास्ट के वोट में बहुत सारे वोट और भी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात है कि यहां पर मायावती की भी तो मौजूदगी है, तो क्या मायावती को यह मान लिया गया है कि वह रेस से बाहर हो गई है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर वो रेस से बाहर हो गई है तो उनका अपना वोट बैंक, जब हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की परिस्थिति इस पूरे 59 सीटों पर नहीं है, तो वो वोट जाएंगे कहां पर? यह सवाल कन्नौज एक प्रयोगशाला के तौर पर है, इसीलिए हमने उसको शुरुआत में जिक्र किया, क्योंकि बीएसपी कमजोर हुई है, उसका वोट बैंक बिखर रहा है, उस पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है और समाजवादी पार्टी अपने भाईचारा की परिस्थितियों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए इस अपने गढ़ को पाना चाहती है। यह गढ़ एक वक्त समाजवादी पार्टी का था, लेकिन 2017 में सब कुछ छीन लिया बीजेपी ने, तो उसके पास सब कुछ है, उसे गंवाने से अब डर लग रहा है। और समाजवादी पार्टी अगर नहीं पा पाएगी कुछ तो उसको इसका डर है, लेकिन उसके पास उससे ज्यादा वो कुछ नहीं गंवा सकती है, क्योंकि 59 सीटों में से 49 सीट जो है इस वक्त बीजेपी के पास है। बाकी समाजवादी पार्टी जाहिर है 9 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो यहां पर 2-3 चीजें और बड़ी मायने रखती है, क्योंकि यह कहा जाता है कि 30 सीट जो है 49 में से यह यादव बहुल सीट है। 9 जिले यानी यादव बहुल इलाके हैं, तो उसके अंतर्गत 30 सीटें यादवों की सीट है। लेकिन उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीट पर काबिज क्यों हो पाई? बाकी सीटों पर क्यों नहीं जीत पाई? अगर नहीं जीत पाई तो इस बार कैसे जीत जाएगी? ये सारे सवाल लगातार इन क्षेत्रों में रेंग रहे हैं। समीकरण के लिहाज से दूसरी सीट तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करहल की ही है। करहल में यादवों की भरमार है। करहल की पहचान मुलायम सिंह यादव के स्कूली जीवन से जुड़ी हुई है, वहीं पर पढ़ते थे। सैफई गांव के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। सैफई इटावा में पड़ता है, लेकिन सीमा पर है, और यह करहल भी सीमा पर है। तो करहल ही एक लिहाज से सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा शिक्षण संस्थानों की मौजूदगी थी। तो मुलायम सिंह यादव यहीं पढ़ते थे, जो यहाँ का स्कूल था और यहीं पर कॉलेज जो था, वहीं पर फिर वो बाद में पढ़ाने भी लगे। राजनीति की प्रयोग भी उनकी यहीं से शुरुआत होती है। तो जाहिर है अखिलेश यादव के अपने कुनबे के लिए यह पूरा इलाका बड़ा मायने रखता है। अगला सवाल यह था कि क्या वाकई जो करहल में एसपी सिंह बघेल को खड़ा किया गया है, उनके जो जातीय समीकरण और बीजेपी की जो अपनी सवर्ण जातियों की जो पहचान लिए वो चल रही है, उसके साथ अगर पिछड़ा का कुछ हिस्सा और दलित का एक बड़ा हिस्सा जोड़ दिया जाए तो यकीनन मुश्किल हो जाएगी अखिलेश यादव की, कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप सीधा गणित देखते हैं तो कई चीजें निकल कर आती हैं कि करहल क्यों महत्वपूर्ण बना दिया गया, क्यों वहां पर एसपी बघेल को लाया गया। यह मैसेज कन्वे करने के लिए शायद ऐसा लगता है यहां पर लाया गया, जो चीजें निकल कर आई।
जसवंत नगर की सीट यकीनन वो पूरे तरीके से शिवपाल यादव आज से नहीं 96 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1980 में कभी कांग्रेस यहां पर जीती थी। यहां पर बीजेपी ने विवेक शाक्य को खड़ा किया है, लेकिन शिवपाल यादव का जीतना और शिवपाल यादव को जिताए रखना भी बीजेपी की जरूरत हो जाती है। कुछ मायने में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जो काम 2019 में किया था और 2017 में अपने भतीजे के झगड़े के साथ जो लाभ बीजेपी को दे दिया था, उसलिए जसवंत नगर पे बहस करने की गुंजाइश अपने आप में कम हो जाती है। कानपुर की एक सीट है महाराजपुर। इसमें बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर, हालांकि 3 मंत्री इस 59 सीटों पर मैदान में है जो प्रमुख है, लेकिन ये सतीश महाना इसलिए है क्योंकि ये बीते 32 साल से एमएलए हैं। 5 बार ये मुस्लिम बहुल इलाका जो कैंट का इलाका था कानपुर में, वहां से जीतते रहे और बीते 2 बार में वो महाराजपुर से चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस ने अपने तौर पर अपने सबसे बेहतरीन और शानदार व्यक्ति को खड़ा किया है, प्रियंका गांधी की प्रिय कनिष्क पांडे। वहीं से जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से फतेह बहादुर गिल को खड़ा किया। बीएसपी के भी हैं, वह ओबीसी कैंडिडेट हैं सुरेंद्र पाल। यह सीट इसलिए मायने में है क्योंकि अगर चीजें बिखरनी शुरू होंगी तो महाराजपुर सीट मायने रखती है। महाराजपुर में अगर सतीश महाना, कल वोटिंग ट्रेंड जब आएगा तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, सतीश महाना की अगर मुश्किल हो जाती है तो फिर यकीन जानिए कि कानपुर बीजेपी से लुट गया। यह एक सिंबल है जो सतीश महाना का, जैसे कन्नौज सिंबल है, जैसे करहल सिंबल है, जैसे महाराजपुर सिंबल है, और उल्टे सीधे गणित का जैसे जसवंत नगर अपने आप में एक सिंबल है। ये सारे सिंबल बड़े मायने रखते हैं। अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि कानपुर के भीतर में बीजेपी 10 में से 7 सीटों पर काबिज है, फिलहाल जीती हुई है। उसमें समाजवादी पार्टी के पास मेरे ख्याल से 2 ही सीट, एक सीसामाऊ की सीट है, एक आर्यनगर की सीट है। कांग्रेस भी एक कानपुर कैंट जीती थी। लेकिन अगर आप 2012 की परिस्थिति और 2017 की परिस्थितियों को मिला देते हैं तब कुछ संकट नए तरीके से इस क्षेत्र में नजर आता है, जहां पर कैंडिडेट्स का चयन जो किया गया है उसमें खास तौर से जो 5 सीटें हैं, 5 ना कहिए 7 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बिल्लौर की सीट, महाराजपुर की सीट, घाटमपुर की सीट, बिठूर की सीट, कल्याणपुर की सीट, गोविंद नगर की सीट और केदवई नगर की सीट। इन सीटों को लेकर आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं किस रूप में चीजें वहां पर जो उम्मीदवारों के आश्रय चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर 2012 में चुनाव जीता था, बीजेपी 4 सीटों पर जीती थी। यानी कानपुर का मैसेज, जो कानपुर नगर का मैसेज है, दोस्त वहां पर कानपुर देहात भी है, लेकिन कानपुर नगर का मैसेज यह है कि वहां पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व होता नहीं है। लेकिन जब हमने महाराजपुर का जिक्र किया तो वह एक सिंबल है। 2012 में जो 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी उसमें महाराजपुर भी था, उसमें कानपुर कैंट भी था जो एक वक्त कांग्रेस जीती थी। 2017 में कांग्रेस जीत गई। सोचिए, वह बीजेपी ने 2012 में कानपुर कैंट जीता था, कांग्रेस ने उससे छीन लिया था। उस समय ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे जो समाजवादी पार्टी के साथ है। आर्यनगर, वह भी बीजेपी जीती थी, गोविंदपुर भी। बहुत टैक्टफुली यहां पर कैंडिडेट्स का चयन किया गया। यही स्थिति कमोवेश कानपुर देहात की है, जहां पर रसूलाबाद, अकबरपुर रानिया की सीट, सिकंदरा और भोगनीपुरा में, इसमें जो खास तौर से अगर आप भोगनीपुरा, अकबरपुर रानिया और रसूलाबाद देखेंगे, इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार बहुत सारी कहानियों को उन वोटरों के आश्रय कहने की कोशिश कर रहे हैं जिन वोटरों को लेकर बीजेपी पर गुस्सा है, जिन वोटरों के भीतर यह बात जाग सकती है कि 2012 से 2017 के बीच क्या हुआ था। हम यादव लैंड पर आए उससे पहले हमें लगता है कि एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है। यह ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी एक इलाके में कोई पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई हो, और उसका वोटिंग पैटर्न बहुत मायने रखेगा कल बुंदेलखंड का, क्योंकि बुंदेलखंड की अपनी समस्याएं जो हैं उसने मायावती के दौर को देखा, अखिलेश के दौर को देखा, योगी आदित्यनाथ को भी देख लिया। और योगी आदित्यनाथ से पहले तो वहां के तमाम दावे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गए थे। इन जगहों पर जो सीट है, जो अलग अलग जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इन जगहों पर जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारे सवाल इन जगहों पर अलग अलग जातियों को लेकर, अगर आप ठाकुर ब्राह्मणों को थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए, वो अलग अलग जातियां मौजूदगी है उनकी, लेकिन इन जगहों पर तेली, लोधी, पांचाल, प्रजापति, रायकंवर, निषाद, मौर्य, मैथिल, ये सारे मौजूदगी जो है, ये सारी चीज़ें इतनी कहानी इसमें बढ़ई, नाई, इन सब को भी जोड़िए। इसलिए जोड़िए क्योंकि इनकी ज़रूरतें जो हैं उन ज़रूरतों को लेकर किसी ने कभी कोई देखा ही नहीं है।
तो क्या ये 19 सीटों का समीकरण, इससे ज़्यादा बीजेपी पा नहीं सकती है, जो 19 में से 19 सीटें उसके पास है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, यहां पर दलितों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहां पर कुर्मी की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखेंगी। अवध को लेकर भी कुछ सवाल हैं जो हम उस पर आए उससे पहले यह देखिए कि जालौन की माधोगढ़, कालपी, उरई सुरक्षित सीट जो है, इन जगहों पर बीएसपी जो है अपने तौर पर अपनी पहचान बनाए रही है, लेकिन वो जीत नहीं पाती है। यही हाल झांसी में भी है, जो बबीना की सीट है या मऊ रानीपुर की है या गरौठा की सीट है, झांसी नगर की सीट भी जीत लीजिए, वहाँ तो बीजेपी का वर्चस्व और बीजेपी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमको लगता है कि बुंदेलखंड का आकलन 2017 की तुलना से ज़्यादा बेहतर 2019 की तुलना में करना होगा। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 में जो हवा बही थी और वोटर जो सोच रहा था, उसके भीतर मायावती और अखिलेश को लेकर एक निराशा थी। लेकिन 2022 में उस निराशा के हिस्से में योगी आदित्यनाथ भी जाकर खड़े हो गए हैं, चाहे जिक्र घरों का हो, चाहे जिक्र मुफ्त अनाज का हो, चाहे जिक्र वहाँ पर नल से पानी पहुँचाने का हो। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि नल से पानी पहुँच रहा है लेकिन खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, रोजगार है नहीं, पलायन सबसे ज़्यादा है, जगह जगह बुंदेलखंड के लोग बिखरे पड़े हैं। और बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, झांसी रानी का जिक्र भी बार बार हो जाता है। तमाम चीज़ों का जिक्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होता है और वहाँ के लोग भी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में खुद को देखना भी चाहते हैं, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन जो दुर्दिन इस 20-15 सालों में बुंदेलखंड ने खुले तौर पर विकास की परिभाषा दिल्ली और लखनऊ से खुले तौर पर होती रही, उस दौर में देखी है, तो उनके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। और ये सवाल खुले तौर पर हमीरपुर हो या फिर वहाँ का राठ की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, महोबा हो या चरखी काकड़ी हो, तिंदवारी, बेबरू, नरैनी, बांदा, तमाम जगहों पे हमारी जो अपने टीम थी उसने जो रिपोर्ट हासिल की, उसने बोला बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के बीच में पानी भी है, सड़क भी है, खेती भी है, मजदूरी भी है, रोजगार भी है। ये एक ऐसी परिस्थिति है, इसका मतलब है कि बेसिक चीज़ों से अभी भी बुंदेलखंड जूझ रहा है। और उसने हर दौर में निराशा जब हासिल की तो 2017 में सब कुछ बीजेपी के हवाले कर दिया। और शायद इसीलिए यहाँ पर जिसे पाना है वो पाले और जिसे गंवाना है वो गंवा दे, और गंवाने की स्थिति में सिर्फ बीजेपी यहाँ पर खड़ी है। जब हम इन जातियों का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगा कि 2-3 चीज़ और जरा समझिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2012 में यहाँ पर सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी, जबकि मायावती ज़्यादा सीटों पर जीत पाई थी। मायावती ने यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, 4 सीटें कांग्रेस भी जीती थी। यानी 2012 एक ऐसा कालखंड को देखिए जहाँ पर तमाम समीकरण एक दूसरे से जातीय समीकरण के लिहाज से बुंदेलखंड में टकरा रहे थे। और लेकिन इसके पक्ष का एक दूसरा हिस्सा यह है कि जहां भी समाजवादी पार्टी जीतती है, दूसरे नंबर पर बीएसपी रहती है। जहां भी बीएसपी जीतती है वहां दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रहती है। जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर बीएसपी या बीजेपी या समाजवादी, बीएसपी या समाजवादी पार्टी रहती है। यानी बीजेपी गायब है पूरे परिप्रेक्ष्य में, सिवाय इसके कि उसने 2012 में जो झांसी नगर है, झांसी की सीट है, महोबा की सीट है, चरखारी, वहाँ जीत हासिल की थी, हमीरपुर में जीत हासिल की थी। इन जगहों पर भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। लेकिन जरा देखिए, हमीरपुर में सिर्फ 7,800 वोटों से जीती थी, झांसी नगर में सिर्फ 8,000 वोटों से जीती थी। 2017 का कमाल अलग था। लेकिन जब आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बुंदेलखंड की 19 सीटों का और इनकी जो 6 जिले हैं इनको जब परखना शुरू कीजिएगा तो यहाँ के लोग निराशा से बहुत ज़्यादा डूब कर उसके बाद ये परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हैं। परिवर्तन भी इनके भीतर में एक तरफा नहीं होता है। पहली बार 2017 में एक तरफा हुआ था, उसके बाद भी अगर इनको लगता है इनको कुछ नहीं मिल पाया तो सोचिए 2022 में क्या होने वाला है। कल का वोटिंग पैटर्न बुंदेलखंड के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर किसानों का गुस्सा है, नौकरी के लिए परीक्षा मुश्किल होती जा रही है, इसको लेकर सवाल है। युवाओं को महसूस होता है सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज तो हमारे पर ही हुआ है। जानवर जो हैं खेत चर जाते हैं, सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर लोगों को भयावह तरीके से घेर भी रहा है। ये सारे सवालों के हिस्से में बुंदेलखंड फंसा है। आखिरी हिस्सा जिसका जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अवध का इलाका जो है, जिसमें कुछ मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी आप जोड़ सकते हैं,
अवध के हिस्से में आने वाले वक्त में अवध में चौथे चरण की वोटिंग भी होगी, लेकिन यह इसलिए अवध का हम जिक्र करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके दायरे में कल उन्नाव आएगा, लखीमपुर आखिरी आएगी, हरदोई आएगी, बाराबंकी आएगी, ये सब अवध के इलाके हैं। लेकिन यहाँ पर भी अवध के कुछ सीटों पर जो वोटिंग होने वाली है, उन वोटिंग को लेकर यहाँ पर जो सवाल वोटरों के जहन में है और जो कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इसमें मामला आमने सामने वाला अवध में अगर हो जाएगा तो यह लाभ देने की परिस्थिति में किसके साथ होगा, यह कल का वोटिंग पैटर्न बताएगा। लेकिन इन जगहों पर जाट और मुस्लिमों की उतनी तादाद नहीं है जिससे वो जिता दें, यानी यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकला हुआ अवध का ये इलाका है। और ओबीसी में अगर माइनस यादव आप करते हैं तो कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, लोध, निषाद, इनकी मौजूदगी यहाँ पर कोई असर दिखाती है और खासी असर दिखाती है। और जब हम अवध का जिक्र करेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कुर्मी वोटों का बड़ा अवध में चलन है, उनका बड़ा प्रभाव है, इसीलिए कुछ कुर्मी नेताओं का जिक्र यहाँ पर कर देते हैं जो समाजवादी पार्टी में आ गए या समाजवादी पार्टी उन्हें ले आई। उसमें एक लालजी वर्मा का नाम आता है, यानी बीएसपी से भी जो निकल कर आए, समाजवादी पार्टी ने देर नहीं लगाई, उसमें राम अचल राजभर का नाम आएगा, उसमें राम प्रसाद चौधरी का नाम आएगा। ये सारे ये हैं कि ब्राह्मणों की तादाद और राजपूतों की तादाद यहाँ कम नहीं है। 10% से ज़्यादा ब्राह्मणों की तादाद है, लगभग 7-8% यहाँ पर राजपूतों की तादाद है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरे के पूरे रेंज में जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल गए हैं तो इन 59 सीटों की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि यहाँ हिंदुत्व नहीं चलेगा, यहाँ पर जातीय समीकरण चलेंगे, यहाँ पर आपकी गवर्नेंस का वो भाव नहीं चलेगा जो दंगे और बाकी चीज़ों को ले। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उस दौर की गुंडागर्दी का एहसास बीजेपी कराना चाहती है, क्योंकि कुछ सवाल 2012 से 17 के बीच में वोटरों के जहन में बसे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2022 में ये सारे सवाल कैसे जिंदा होंगे, आमने सामने आकर खड़े होंगे, यह अपने आप में एक अबूझ पहेली है। और शायद इसीलिए जब आप घुसते हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, कासगंज हो, कन्नौज हो, जो पूरी की पूरी टीम बनाई गई, उसमें इटावा हो, औरैया हो, फर्रुखाबाद हो, एटा हो, मैनपुरी हो, इन जगहों पर जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर यादवों की तादाद सबसे ज़्यादा, इसीलिए यादव लैंड के तौर पर इसकी पहचान है। और इस पर एक छत्र राज्य मुलायम की सियासत ने किया है। 2022 की परिस्थितियों में 3 चीज़ों का घालमेल इस पूरे यादव बेल्ट के भीतर नजर आ रहा है। यादव अपने तौर पर 2 हिस्सों में लगातार बांटने की कोशिश की गई कि यादव भी 2 तरीके से होता है, घोसी यादव है, करमारी यादव है। करमारी जो है वो मुलायम सिंह के साथ जुड़ा हुआ है और घोसी यादव जो है वह बार बार अपने आप को दिखाता है कि हम अलग हैं। उसमें से चूंकि कोई नेता निकल नहीं पाया, इसीलिए उनका मैसेज ये होता है कमरिया जो होते, कमरिया मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है और घोसी यादव को माना जाता है उनकी तादाद इस इलाके में ज़्यादा है। लेकिन पहली बार यह एक हो रहे हैं या फिर यह मैसेज आ चुका है कि यह एक हो गए हैं, यह मैसेज बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर अयोध्या की बात नहीं चल सकती है, लेकिन जो गवर्नेंस का जिक्र और जो गुंडागर्दी का जिक्र बीजेपी करे, उसका कितना प्रभाव कल निकल कर आएगा, यह थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो वोटिंग परसेंटेज सत्ता बचाने के लिए निकल रहा है या फिर सत्ता में किसी दूसरे को लाने के लिए निकल रहा है। और वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब, वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब बहुत साफ है कि सत्ता जा रही है। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा किस रूप में होगा, इसका एनालिसिस कम होगा, लेकिन पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल, या बीजेपी के लिए इस पूरे क्षेत्र में मुश्किल हो जाएगी। और तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है वह मायावती की मौजूदगी है, लेकिन वह सत्ता की दौड़ में नहीं है, इसलिए उनके वोट बैंक का छितराव जब आप हिंदू मुस्लिम इस इलाके में नहीं कर सकते हैं तो उनके वोट का कितनी बड़ी तादाद बीजेपी के पक्ष में जाएगी या समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाएगी, यह तीसरा सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर कल हम उस वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इस 59 सीटों का बैरोमीटर यही कहता है कि यह अपने आप में उत्तर प्रदेश की उस पहचान को लिए हुए है जिसमें सिर्फ पूर्वांचल के हिस्से को छोड़ दीजिए तो बाकी सारा मिजाज इस 59 सीटों पर आके समा जाता है। और शायद यही ऐसे टेस्ट कल वोटिंग के दौरान नजर आने वाला है। तो कल हम लोग मिलेंगे इस वोटिंग पैटर्न के मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।